नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज हम गाजा में शांति प्रक्रिया के बीच तनाव और अनिश्चितता और बांग्लादेश में सत्ता, चुनाव, सेना के साथ संबंध और अराकान आर्मी की धमकी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल और हमास के बीच बंधकों के शवों को लेकर तनाव। शवों की वापसी में देरी को लेकर इजराइल ने सहायता सीमित करने की दी धमकी। अब तक 28 मृत बंधकों में से सौंपे जा चुके हैं 7 शव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर तनाव। पाकिस्तानी सेना का काबुल और कंधार में हवाई हमला, कम से कम 12 नागरिकों की मौत। अफगानिस्तान सैनिकों की जवाबी कार्रवाई, 6 सैनिकों की मौत का दावा। वेनेजुएला तट के करीब नशा तस्करी में शामिल नौका पर अमेरिकी सैनिकों का हमला, 6 संदिग्ध ड्रग तस्करों की मौत। ट्रंप ने हमले को बताया तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त सैन्य अभियान का हिस्सा। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति और सीरियाई राष्ट्रपति के बीच बैठक। पुतिन ने कहा दमिश्क के साथ मजबूत संबंधों के लिए तैयार। दोनों नेताओं के बीच असद को सौंपने पर चर्चा। केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का दिल का दौरा पड़ने से निधन। इलाज के लिए आए थे केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना। ओडिंगा 2008 से 2013 तक रहे केन्या के प्रधानमंत्री। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच शांति डील के बाद युद्ध तो रुक गया है, लेकिन तनाव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। बंधकों के शवों को लेकर जहां दोनों पक्षों के बीच तनातनी दिखी, तो वहीं जिन इलाकों से इजरायली सेना हट गई है, वहां हमास का दबदबा बनाने का सिलसिला जारी है। हमास के क्रूर रवैये को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम नेतन्याहू को नई चेतावनी जारी करनी पड़ी है। देखिए एक रिपोर्ट, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम तो कायम है, लेकिन मारे गए बंधकों के अवशेषों की वापसी को लेकर तनाव बना हुआ है। इजराइल की शवों की शीघ्र वापसी न होने पर गाजा जाने वाली सहायता को सीमित करने की धमकी के बाद हमास ने मंगलवार देर रात 4 शव और सौंप दिए। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि एक शव की पहचान किसी बंधक से नहीं हो पाई है। गाजा शांति समझौते की शर्तों के तहत 28 मृत बंधकों के अवशेष इजराइल को सौंपने हैं, जिनमें से अब तक 7 सौंप दिए गए हैं। हमास ने मामले की जांच करने का भरोसा दिलाया है। हमास के इस कदम के बाद बुधवार की सुबह गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए रफा क्रॉसिंग को खोल देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में बताया गया कि इसे आज नहीं खोला जा रहा है और बाद में तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि इसे सिर्फ गाजा के लोगों के प्रवेश और निकासी के लिए खोलने की तैयारी चल रही है। इससे पहले इजराइल ने कहा था कि शवों की वापसी में जल्दी नहीं किए जाने पर रफा क्रॉसिंग को बंद रखा जाएगा। समझौते के तहत प्रतिदिन करीब 600 सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करना है। समझौते की शर्तों में हमास का हथियार डालना भी शामिल है। इजरायली सेना के गाजा से पीछे हटने के बाद हमास फिर से अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। खुलेआम हथियारों की नुमाइश करते हुए लोगों पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है। हमास ने उन स्थानीय हथियारबंद गिरोहों पर हमले शुरू किए हैं जो इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में ताकतवर हो गए थे। आरोप है कि ये लोकल समूह 2 साल से राहत सामग्री लूटकर बेच रहे थे, जिससे गाजा में भूखमरी बढ़ी। हमास की पुलिस अब सड़कों पर गश्त कर रही है और इन गैंग्स पर हमला कर रही है। इजराइल की जासूसी के आरोप में सरेआम 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वायरल वीडियो में 8 लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर बैठाया गया और हमास के लड़ाकों ने उन्हें गोली मार दी। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसकी जोरदार निंदा की है। गाजा में लहराते हथियारों ने राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक के कान खड़े कर दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि तय शर्तों के अनुसार अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो कयामत बरपा दी जाएगी। नेतन्याहू का बयान राष्ट्रपति ट्रंप के बाद आया है, जिसमें उन्होंने हमास को धमकी देते हुए कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक हमास को निशस्त्र कर दिया जाएगा। इस बीच गाजा में हुए इजरायली हमले में 2 लोग मारे गए हैं। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशील कुमार सिंघल,
फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहला सवाल तो यही है कि ये शवों को देने की जो डेडलाइन थी वो लगभग खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी जो शवों को देने का सिलसिला है वो पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर के काफी तनाव है वहां पर, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वहाँ बहुत तनाव है क्योंकि इसराइल के लिए, वहाँ उनके नागरिकों के लिए एक इशू है। और जो जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें 72 आवर्स की डेडलाइन बनाई गई थी कि डेडलाइन उसके अंदर उनके शवों को और जो जीवित हैं उन सबको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि जब हमास ने बोला था, कहा था कि 72 आवर्स में वो जो अवशेष हैं, जो पार्थिव शरीर हैं, उनको वो नहीं ला पाएंगे उस समय के अंदर, तो उन्होंने लंबे समय की उन्होंने उसमें डिमांड की थी। और मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि हमास के दिमाग में इसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करने की भी कुछ उनकी इस बार मंशा हो, क्योंकि जीवित हैं, जीवित जो जितने भी उनके पास बंधक थे वो तो उनको छोड़ने पड़े, लेकिन जहां तक जो शवों की वापसी की बात है उसका उन्होंने पहले ही उसमें एक लगा दिया था कि भाई हम नहीं, उसको इतनी जल्दी में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब जिस तरीके से हमास वहां पे फिर अपने आप को असर्ट कर रहा है और इजराइल को ये कहना पड़ रहा है कि हम जो है अगर उन्होंने नहीं मानी बात हमारी या टाइम से नहीं किया तो हम मदद रोक देंगे। उन्होंने मदद रोक भी दी है क्योंकि उसको उन्होंने पूरी तरह से उसको लिंक कर दिया गया है इस वक्त कि ट्रक जो 500 ट्रक अलाउ कर 600 ट्रक अलाउ करने थे उन्होंने उनको कम कर दिया है कि जब तक जो मृत शरीर हैं उनको जब वापस नहीं किया जाएगा बंधकों के, तब तक वो उनको पूरी तरह से वो नहीं करेंगे। तो ये जो है एक इसमें एक पेच आ गया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट फेज में ही थोड़ी इंप्लीमेंटेशन में समस्या आ रही है। सिंघल क्योंकि साहब, वो एक एक तरफ तो जो उसमें ये था कि एक बॉडी जो हमास की ओर से भेजी गई है, इजराइल कहता है कि वो किसी बंधक की नहीं है। इसको आप किस तरह से लेते हैं? हमास हालांकि कह रहा है कि इसकी वो जांच करवाएगा। इसको एक गलती के तौर पे देखें या कहीं इजराइल को उकसाने की कोई कोशिश इस तरह से? मैं इसको उकसाने की तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि हमास भी बड़ा बिखरा हुआ है इस वक्त वहां पे, कि जो उनके जो कांटेक्ट हैं वो, तो हो सकता है ये जेन्युइन मिस्टेक हो। मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा हमास को इसके लिए, कि उनको पूरी तरह से जानकारी ना है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस बात के लिए कहा था कि हमें समय लगेगा ढूंढने में उसको। तो हो सकता है कि ये जेन्युइन मिस्टेक हो, कि कहीं जो है क्योंकि उनको मालूम है हमास को भी कि ये इजराइल डीएनए वगैरह सब चेक करेंगे उनका, जो भी अब शरीर आएंगे तो वो पता लग जाएगा। तो इसमें मुझे जो लग रहा है, तो इस वक्त जो लग रहा है कि वो जानबूझ कर कोई शरारत वाली बात नहीं, एक मुझे जेन्युइन मिस्टेक उसकी उसमें वो लग रही है। हो जा ठीक है। सकता है उनकी ये हो कि शायद वो चल जाए तो उन्हें नहीं मिल रहे होंगे अवशेष, तो उन्होंने कहा चलो हम इसको कर देते हैं पास ऑन, सिंघल तो साहब, हम एक बच नया जाए उसमें। मामला ये सामने आ रहा है कि जहां जहां से इजराइल हटा था वहां पर जो हमास है वो लोगों के ऊपर दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। एक वायरल वीडियो भी आया है, डीडी न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वो वीडियो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में है। उसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ लोग जो उन पे आरोप है कि वो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे, हमास ने उनको खुलेआम गोली मार दी। और उसके बाद ट्रंप को भी, नेतन्याहू को भी चेतावनी देनी पड़ी कि हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा, चाहे वो करवाना पड़े या वो खुद कर ले। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमास जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को फिर से स्थापित करे गाजा स्ट्रिप में। और ये सब जो उन्होंने, और भी जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने किसी और फैमिली को भी मारा है और वहां पे वो डिस्प्ले कर रहे हैं आर्म्स, और वो धमकी दे रहे हैं कि जो लोग जो इजराइल के साथ दे रहे हैं उनके बारे में हमें लिस्ट दी जाए, हम उनको माफ कर देंगे लेकिन हमें लिस्ट दी जाए। तो अपने आप को पूरी तरह असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीएलए जो अथॉरिटी है वो अपने आप को गाजा में एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है। और ये मुझे जो लग रहा है इसमें ये बहुत बड़ी समस्या मुझे आगे दिख रही है, क्योंकि हमास इतने आराम से अपने आप को खत्म नहीं करेगा, हथियार अपने आप नहीं डालेगा, क्योंकि और वो शुरू से ही इस बात को कहते भी आ रहे हैं। अब अनाउंस कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप कि हम सेकंड फेज पर आ गए हैं, लेकिन अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि उनके जो नेगोशिएटर हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी इस बारे में बातचीत चल रही है। लेकिन
जो हमास का रुख है, जिस तरह से अभी आप बताया कि जो अपने आप को वो असर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी इसमें जो है नेगोशिएशन होगा, और ये आसानी से मेरे ख्याल से ये आराम से नहीं निपटेगा। उनको कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अपना विचार है, कि इजराइल और अमेरिका को, या कतार जो उनके साथ, और या इजिप्ट, वो हमास को कुछ ना कुछ रोल देना पड़ेगा। उन्हें पूरी तरह से नस्तनाबूद मेरे ख्याल से करना बहुत मुश्किल होगा मेरे विचार। यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं हमास के इस तरह के काम की निंदा कर रही है, और हमास अगर गाजा के लोगों पे दबदबा कायम करने की फिर कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ये भी माना जाए कि गाजा के लोग भी अब काफी परेशान हो चुके हैं ये जो कुछ भी चल रहा है वहां पर इससे। बिल्कुल, देखिए, गाजा में जो लोग बाग, जो जनता, जो आम आदमी रह रहा है, वो तो परेशान है ही है, क्योंकि हमास, उनके लड़ाके जरूर वहां पे है, लेकिन उनकी लीडरशिप तो आराम से वो कतार में बैठी हुई है, या और दूसरे देशों में बैठी हुई है, तो उनको तो इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है। इनकन्वीनियंस या जो खतरा है, या जो भुखमरी जो है, वो तो आम आदमी वहां का झेल रहा है। तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं अमन, क्योंकि आम आदमी हमेशा अमन चाहता है ना, खाने के लिए उसको चाहता है कि मेरे खाना मिले, मेडिकल हेल्प मिले। और वहां तो घर भी वहां तो जो है, लोगों के घर भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि इतना जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो आम आदमी मेरे ख्याल से उसके फेवर में नहीं है, लेकिन हमास क्योंकि पावर है वो, और पैलेस्टाइन अथॉरिटी अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रही है, केवल उन्होंने निंदा की है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो क्या कर रहे हैं। तो हमास इस बात का फायदा उठा रहा है, क्योंकि इजराइल फोर्सेस पीछे हट गई हैं, और हमास को मौका मिल रहा है, क्योंकि कोई और उनका जो है कंपटीटर नहीं है। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये सेकंड फेज के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे विचार से, क्योंकि हमास जिस तरह की जो कि बातचीत, जो कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम जो दिया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह तरफ से, उसमें उन्होंने जो एक फंडामेंटल है कि हमास का कोई रोल नहीं रखा गया है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहता है। और वहां पे जो पावरफुल जो भी एंटिटी इस वक्त है गाजा में, केवल हमास है। तो हमास अपने आप को खत्म करने के लिए क्यों तैयार होगा, जब तक कि कोई उनको इंसेंटिव ना मिले। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो डिस्कशन होगा, नेगोशिएशन होंगे, ये बहुत ही क्रूशियल होंगे, और बहुत ही डिफिकल्ट होंगे सब साइड के लिए करने में। ठीक है, सिंघल साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में एक और आम चुनाव करवाने पर जबरदस्त राजनीति चल रही है, तो वहीं बांग्लादेश सेना में भी गुटबंदी की खबरें हैं। इस सब के बीच म्यांमार सीमा पर मौजूद अराकान आर्मी भी बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। ऐसे में देश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, सेना पर लगा दाग, अराकान आर्मी की धमकी, ये सब एक साथ मिलकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो साथ ही सत्ता में बने रहने की जुगत में जुड़े यूनुस को एक और अवसर देते नजर आ रहे हैं। इन हलचलों के बीच चुनावी प्रक्रिया जैसे रुक सी गई है। चुनाव की तैयारियों के बीच जमाते इस्लामी समेत दूसरे धड़े बिना सुधार चुनाव नहीं होने देने की चेतावनी दे रहे हैं। जुलाई चार्टर को कानूनी मान्यता देने की मांग तेज होती जा रही है। नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात का कहना है कि बिना चार्टर के चुनाव बेमानी है। एनसीपी इसे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्त बताती है। दूसरी ओर बीएनपी का कहना है कि इन सुधारों को चुनाव के बाद भी लागू किया जा सकता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सरकार लीग को अप्रासंगिक बता रही है, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक मौजूदगी सत्ता को परेशान कर रही है। हालांकि संकट अब सत्ता से निकलकर सेना तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल के आदेश पर सेना के 14 अफसरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर हसीना शासन में जबरन गुमशुदगी और यातना देने का आरोप था। इन्हें ढाका छावनी की एक इमारत में रखा गया है। अफसरों पर कार्रवाई के बाद सेना के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। एक गुट जनरल रहमान का बताया जाता है, जो सरकार के साथ खड़ा है। ये गुट इस पक्ष में है कि सेना को सरकार के फैसलों का पालन करना चाहिए। कहा जा रहा है कि दूसरे समूह का नेतृत्व मेजर जनरल आरिफ चौधरी कर रहे हैं। ये गुट सेना को राजनीति से अलग रखने की मांग कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि सेना प्रमुख ने गिरफ्तारियों में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। सेना के अधिकारियों को हिरासत में जरूर रखा गया है, लेकिन अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद 9 अक्टूबर को सेना के आला अधिकारियों की हुई बैठक में काफी गुस्सा देखा गया। इस बीच खबर है कि सेना प्रमुख ने अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिया है। यात्रा रद्द होने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि गतिरोध को सुलझाने के लिए सेना प्रमुख ने ऐसा किया है। सेना और सत्ता के बीच कड़वाहट की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। वकारुज्जमा पहले भी सरकार को नसीहत दे चुके हैं। अगस्त में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश से धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब वहां पर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हमले में बढ़ोतरी हो गई थी। वहीं म्यांमार के रखाइन प्रांत पर काबिज अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उग्रवादियों का समर्थन जारी रखा तो इसके अंजाम बुरे होंगे। दरअसल बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थियों ने रखाइन में हमले तेज कर दिए हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बांग्लादेश को लेकर के सवाल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। पहला सवाल ये है कि ये जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है वहां पर अराकान आर्मी का पूरा कब्जा है और अराकान आर्मी कहती है कि रोहिंग्या बांग्लादेश से आकर वहां हमला कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश को चेतावनी भी दी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अराकान आर्मी ने पूरी तरह से बांग्लादेश म्यांमार का जो बॉर्डर का एरिया है उस पे उनकी पूरी जो है पूरा कब्जा उनका है। और उनकी जो रोहिंग्या के बारे में उनकी जो विचार हैं, क्योंकि रोहिंग्यास काफ़ी रेफ्यूजीज वहाँ पर हैं और वो अपने वहाँ कोशिश कर रहे हैं अपना कब्जा अटैक करते हैं वहाँ पे। और अराकान जो है आर्मी, क्योंकि उनका पूरा वर्चस्व है और बांग्लादेशी आर्मी वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, तो एक ये चिंता का विषय है, क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। अगर इसमें इनकी बातचीत से इनका कोई रास्ता नहीं निकला तो मेरे ख्याल से एक अनदर जो फ्लैश पॉइंट बन जाएगा इसमें। और बांग्लादेश जो कि ऑलरेडी इतनी समस्याओं से गुजर रहा है, उनकी समस्या इसमें बढ़ जाएगी। तो मेरा विचार है कि इनको आर्थिक बातचीत करनी चाहिए ताकि ये जो अराकान आर्मी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है उस एरिया में, नो डाउट। ठीक है सिंघल साहब, दूसरा सवाल यह है कि ये जो आईसीटी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, इसने वहां पर 15 जो सेना के अधिकारी हैं उनको कहा था कि उन्होंने वहां पर खूब एट्रोसिटीज की हैं, लेकिन उन सेना के अधिकारियों को अदालत में पेश करने को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सेना में ही दो फाड़ हो गए वहां पर। देखिए, जैसे जो अभी जो हुआ है वहां पे बांग्लादेश में आर्मी के खिलाफ, ये जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। वहां पे पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ है कि इतने 25 ऑफिसर्स के खिलाफ, सीनियर ऑफिसर्स जिसमें 9 रिटायर्ड हैं, एक जो रिटायर होने वाले हैं, और 15 सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ये इंटरिम गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सेटअप किया है, उन्होंने उसके वारंट इशू किए और आर्मी ने सिविलियंस को नहीं हैंड ओवर किया है। उनको जो 15 ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उनको फैमिली से अलग रखा जा रहा है और उनके आर्मी कैंटोनमेंट में ही उनको रखा गया है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी जो है उनको पेश भी नहीं किया गया है उसके कोर्ट के सामने। 22 तारीख की बात चल रही है कि 22 अक्टूबर को शायद पेश करने की बातचीत चल रही है। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी में ऑलरेडी काफी डिफरेंसेस थे, जिसको जो वहां के आर्मी चीफ हैं ये वकार जमान, इनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने, जैसा कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, कि इंटरिम गवर्नमेंट को कुछ चेतावनी भी दी थी। और उस कुछ समय से हमने देखा है कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अभी उन्होंने कल इंटरव्यू भी दिया है, उसमें उन्होंने अपनी टोन थोड़ा बदली है कि माइनॉरिटी के साथ में क्या बिहेवियर है, फिर उन्होंने जस्टिफाई किया था उसमें भी। लेकिन जो बात है कि आर्मी का जो आपस में ये जो हुआ है, इसमें बहुत डिफरेंसेस खुल करके सामने आ गए हैं। और आर्मी चीफ को अपनी जो यात्रा थी उनकी सऊदी अरबिया के लिए जा रहे थे, उन्होंने वो भी पोस्टपोन कर दी है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो 4 से 6 वीक आई थिंक बहुत क्रूशियल रहेंगे बांग्लादेश के लिए, कि मुझे तो लगता है कि वहां इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन को लेकर के ही आपसे सवाल जानना चाहेंगे। इलेक्शन को लेकर के कुछ भी वहां पर साफ नहीं है। जो एनसीपी है या उसके अलावा जमात है वो कह रही है कि आप जो इलेक्शन रिफॉर्म है पहले लागू कीजिए, फिर इलेक्शन करवाइए। बीएनपी कहती है कि इलेक्शन करवा लो, रिफॉर्म बाद में होते रहेंगे। तो ऐसे में क्या इलेक्शन हो पाएगा वहां पर? नहीं, बिल्कुल। जो बात यह है कि जो इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट हैं,
उनको तो फायदा है क्योंकि जितना डिले होगा उनकी जो है उतने दिन गवर्नमेंट चलती रहेगी। बीएनपी को ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनको है कि अगर ये समय लंबा खिंचा तो जो उनके चांसेस है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वो बीएनपी की गवर्नमेंट, वो तो खैर इलेक्शन होगा तो पता लगेगा, लेकिन बीएनपी को इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि वो उनके सत्ता में आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो इसलिए वो कह रहे हैं रिफॉर्म का वेट करने की जरूरत नहीं है और हमें इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराने चाहिए। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के जो और धड़े हैं वो कोशिश में है कि वो रिफॉर्म करने के नाम पर जो है उसको जितना लंबा खींच सके उतना वो खींचे। तो ये भी एक वो डिफरेंसेस बीच में आते जा रहे हैं। लेकिन आर्मी का अंतिम सवाल है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी 1-2 हफ्ते पहले भारत की ओर से कहा गया कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको चिटगोंग में जो ताजा हालात हैं चिटगोंग वहां देखना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं माना है ऑफिशियली कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो है के साथ में अत्याचार वहां पे हुए हैं, लोगों को मारा गया है, रेप हुआ है, उनकी जमीन छीनी गई है, बिजनेस छीने गए हैं, उस बात को उन्होंने कभी नहीं माना। हमेशा यही कहा है कि नहीं ये तो आपस के उनके एक हिंदू था एक मुस्लिम था उनका झगड़ा था इसलिए वो सब हो गया। तो जो बाकी रिपोर्ट आ रही हैं जो कि इंटरनेशनल मीडिया में भी आई हैं, जो लाइव एविडेंस है उसको वो हमेशा झुटला रहे हैं और कभी वो मानने को इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक एफर्ट वहां पर हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनको जो है उनको पूरी तरह से खत्म करने का। समय हमारे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गागर में सागर भर दिया। बांग्लादेश में काफ़ी सवाल आपसे मैंने पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव की खबरें हैं। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि बुधवार सुबह पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं पाक सेना का दावा है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहले गोलीबारी की गई, जवाबी कार्रवाई में तालिबान सैनिक मारे गए हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स का दावा है कि इस कार्रवाई में लगभग आधा दर्जन पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। केन्याई विपक्षी नेता रैला ओडिंगा का 80 वर्ष की आयु में भारत में निधन हो गया। वो यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो एक प्रखर राजनेता और भारत के प्रिय मित्र थे। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर काफी बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ कुकिंग ऑयल और अन्य व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े अपने व्यापार को खत्म करने पर विचार कर रहा है। वहीं चीन ने दक्षिण कोरियाई शिपिंग कंपनी हानवा ओशन कंपनी की 5 अमेरिकी यूनिट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चीन ने अमेरिकी जहाजों पर बंदरगाह शुल्क लगाने का भी फैसला किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने अपनी सरकार को बचाने के लिए वामपंथी सांसदों के दबाव के आगे झुकते हुए 2027 के चुनाव तक राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक पेंशन सुधार को स्थगित करने का वादा किया है। दरअसल वामपंथी सांसद 2023 के इस पेंशन सुधार की लगातार आलोचना कर रहे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ओडिशा के मेयर गेनाडी ट्रुखानोव की यूक्रेनी नागरिकता छीन ली है क्योंकि उन पर रूसी पासपोर्ट रखने का आरोप है। साथ ही उन्होंने काला सागर तट पर स्थित देश के इस सबसे बड़े बंदरगाह शहर को चलाने के लिए सैन्य प्रशासन नियुक्त किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला के तट के पास एक नाव पर अमेरिकी हमले में 6 संदिग्ध ड्रग तस्कर मारे गए। दरअसल वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग तस्करी रोकने के लिए अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सेना तैनात की है।